कल जब हमने पेरेंटिंग पर शाम को बात करी थी तो वहाँ केवल एक बात की कि कुछ चीज़ें हमारी परवरिश में खराब हो गई हैं, और एक लाइन थी जो साथी जो माताएं वहाँ थी कल, उन सबको एक बात मालूम होगी कि मैं एक बात बोली थी कि ये जो चीज़ें खराब हुई है ना, ये इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक तब होता अगर कोई एक चीज़ खराब हो रही होती, अगर दो चीज़ें खराब होती, तीन होती। ऐसा कभी नहीं होता कि समाज के सारे अंग, मतलब चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे भाईचारा है, चाहे आपस के काम धंधे हैं, चाहे बिजनेस का तरीका है, चाहे घर परिवार के रिश्ते हैं, समाज में आपस की उठ बैठ है, या विनिमय का कोई तरीका है, खेती करने का तरीका है, आपका अपने पशुधन को ट्रीट करने का तरीका है, प्रकृति के साथ संबंध का रिश्ता है, ये सारी चीजें एकदम सिरे से खराब कैसे हो सकती हैं? अचानक अपने आप तो नहीं हो सकती। तो ये एक डेलिबरेट एफर्ट है कि पूरी तरह से ऐसी संस्कृति को खराब किया जाए जिस संस्कृति को लोग बड़े सम्मान के साथ देखते थे, जिसके ऊपर गर्व किया करते थे। देखिए, एक मैं इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़रूरी है ये बताना। ये कारण, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों की बर्बादी इस 5 मंकी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हुई। मतलब इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और देखा, अच्छा ऐसे होता है, इसका मतलब इस देश को या उस देश को या किसी भी सभ्यता को अगर यदि खराब करना है तो उसका यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है, इसको समझिएगा। एक गोल गुंबद के अंदर, बहुत ऊंचा सा गुंबद है, बीच में एक खंबा है और उसमें 5 बंदर कैद कर दिए जाते हैं। शीशा है चारों तरफ, बाहर से बैठ के दर्शक उन 5 बंदर को देख रहे हैं और उस गुंबद के ऊपर टॉप पर 5, 6, 10, 20 केले लटका दिए जाते हैं। अब बंदर की क्या है कि जैसे ही खाने की चीज की उसको सुगंध आएगी वो उसकी तरफ दौड़ेगा। तो शुरू में सारे बंदर जैसे ही उनको पता लगता है कि केले नीचे लटक रहे हैं, वो अचानक से दौड़ना शुरू करेंगे खंबे के ऊपर चढ़कर। ऊपर से उसी वक्त बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया जाएगा, 5 बंदरों पर पानी पड़ेगा, बंदर बिल्कुल बर्फ से ठंड से लग के नीचे आ जाएंगे, फिर से फिसल जाएंगे। उसके पश्चात फिर ढक्कन खुलेगा ऊपर से, फिर केले लटका दिए जाएंगे, फिर बंदर जंप करेंगे, फिर पानी डाल दिया जाएगा। ऐसा प्रोसेस तब तक होता जाएगा जब तक कि एक आधा बंदर जो है वो नीचे ही बैठा रहेगा। वो कहेगा कि मैं जाता ही नहीं ऊपर, क्योंकि जो नीचे रह गया उसके ऊपर सबसे कम पानी गिरा। जो ऊपर था सबसे पहले उसी पे गिरेगा, बाकी पानी इधर उधर होके जो नीचे बैठा रह गया उसके ऊपर कम पानी गिरा। उसने देखा नीचे सेफ हूं मैं। फिर दूसरा बंदर बोला कि उसने भी देखा मैं सेफ हूं। फिर एक और बंदर बोलता है मैं सेफ हूं। और ऐसा करते करते ऐसा समय आता है 5 बंदर नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर केले लटक रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। अब उनको यह लगता है कि अगर हम में से एक भी चला तो बर्फ पड़ेगी, बर्फ पड़ेगा, पानी पड़ेगा। तो वो 5 बंदर चुपचाप नीचे बैठ जाते हैं। बार बार उन केलों को ड्रॉप करके देखा जाता है, थोड़ा नीचे भी करके देखा जाता है, कोई हिलता नहीं है। लालच भी दिया, मतलब देखा, बजाई घंटी बजाई कि तुम एक बार कोई उठे तो सही, लेकिन कोई बंदर उन केलों की तरफ नहीं दौड़ता है। फिर उसमें से एक बंदर को निकाल दिया जाता है और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अब उसको नियम नहीं पता, उसको नहीं मालूम क्या पंगा होने वाला है। उस बंदर को, वो बंदर चलने लगता है तो वो 4 बंदर उसकी टांग पकड़ लेते हैं कि ये ऊपर गया तो हम लोगों के ऊपर पानी गिरने वाला है। और ऐसा कर करके जैसे ही वो चलने, वो एक ही जोर लगा रहा है कि नहीं मेरे को केले चाहिए, और वो बाकी बंदर उसको पकड़ के रख लेते हैं। अब वो उसको भी शांति पड़ जाती है कि ये लोग जाने नहीं देंगे,
वो एक दिन में, 2 दिन में, एक बार में, 10 प्रयास में, जैसे भी उसको पता लग जाता है कि ये लोग ट्राई करते रहेंगे, ये टांग खींचने से नहीं मानेंगे, मैं कोशिश करूंगा, और ये पीछे से सारे पकड़ लेते हैं, तो वो भी उस नियम को समझ जाता है और वो भी चुपचाप बैठ जाता है। अब पुराने बंदरों में से एक दूसरा बंदर निकाल करके एक नया बंदर फिर एंटर कर दिया जाता है। अब जब वो आता है, वो चलने लगता है, तो चारों बंदर उसकी टांग पकड़ लेते हैं। वो जो नया बंदर था उसको मालूम भी नहीं है कि टांग पकड़ने का रीजन पानी है, लेकिन उसको इतना पता है कि मेरे से पहले वाले जो मेरे पुरखे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक ही होगा, यही रिवाज होगा, यही तरीका होगा, तो वो फटाक से फिर से ऐसे ही पकड़ लेता है उसको। अब ऐसा करके धीरे धीरे एक एक बंदर को निकाल दिया जाता है और 5 नए बंदर आ जाते हैं। पुराने बंदर जा चुके हैं, उन्होंने टांग पकड़ना क्यों शुरू किया था उन 5 में से, नए वालों में से किसी को नहीं पता, लेकिन 5 उस एक्सरसाइज को दोहराते हैं जो उससे पहले वाले दोहराया करते थे, और फिर ये एक रिवाज बन जाता है। हमारी सभ्यताओं में जो हमारे पुरखों ने हमको सिखाया था बहुत साइंटिफिक तरीके से, क्यों हम कच्चे मकान बनाते थे, क्यों हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, क्यों हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे कि प्रकृति का ह्रास कम से कम हो, क्यों हम शाम को 5 बजे 6 बजे ही चूल्हा जला करके और खाना खाते थे और उसके बाद घर में लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो हमको बताते हैं कि ये विकास की निशानी है कि आप लोगों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन उनको ये नहीं, वो नए लोग बताते हैं ना, तो अब हमारी जो नई पीढ़ी है उसको नहीं मालूम कि हमारे पुरखे ये क्यों करते थे, और वो फिर नए वाले नियम को ही सच मानने लग जाते हैं। तो अपनी सभ्यता पर गर्व करने की बजाय वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों का जो ज्ञान था, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजा जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, वो या तो शब्दों को और कहानियों के माध्यम से किया जाता था या फिर किताबों के माध्यम से। जिन किताबों के माध्यम से होता था वो ग्रंथ उन्होंने जब्त कर लिए या जला दिए, और बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को अपनी पूरी बातें ना बता दें, इसीलिए एक शब्द हमारे समाज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका नाम है जनरेशन गैप, जो होता नहीं है कुछ भी, ऐसा कोई शब्द है नहीं जनरेशन गैप नाम का, लेकिन वो डाल दिया गया कि अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को सुनेगी ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने वाली पीढ़ी प्रोग्रेसिव नहीं है, वो तो तुमको बांध के रखती है पुरानी चीजों में, नई चीज तुमको पकड़नी चाहिए, इसलिए नई पीढ़ी को नई चीजें दे दो और पुरानी पीढ़ी को बोल दो कि ये किसी काम की नहीं है। तो अगली पीढ़ी को मालूम ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और फिर वो हमारे व्यवहार का हिस्सा हो जाता है। आप समझ सकते हैं? यानी कि अगर पूरी सभ्यता को बर्बाद करना हो, अगर पूरे देश को बर्बाद करना हो, अगर पूरे मानव जाति का नुकसान करना हो, तो आपको कम से कम 2 पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों का गैप करना जरूरी है, नहीं तो अगली पीढ़ी को पता चल जाएगा ना कि असली चीज क्या है। तो इसलिए बीच में एक गैप ऐसा आना चाहिए जहां पुरानी पीढ़ी भी वही भाषा बोले जो नई बोल रही है, और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। मीडिया, इस शब्द को अगर आप थोड़ा सा किसी दूसरी भाषा में समझेंगे तो हिब्रू में मीडिया का अर्थ है गॉडेस ऑफ इल्यूजन, भ्रम की देवी। मतलब अखबार हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो या सिनेमा हो, ये मीडिया के साधन हैं। यहां पर जो अपने पढ़ने वाले को या देखने वाले को देना चाहता है, देने वाला वो अपनी मर्जी से फीड करता है। तो वो आपको इल्यूजन देना चाहता है कि सच बताना चाहता है, ये उसके ऊपर है। यदि उसको बनाने वाला, उसको छापने वाला, उसको प्रचारित करने वाला अगर बदनीयती से ये सब कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत चांसेस है कि हमारी अगली पीढ़ी तक पूरी इंफॉर्मेशन और सही जानकारी नहीं जा पाएगी, तो पूरी की पूरी पीढ़ी मिस इन्फॉर्मेशन से ग्रसित हो जाएगी। तो इस चीज को टारगेट किया जिन लोगों ने, उन लोगों ने ही ये जो पिछले 3 साल से चल रही बीमारी है इसको चलाया।
वही लोग आज कल वो लोग परसों वो आरबीआई के गवर्नर से मिलने भी आए थे। आरबीआई का गवर्नर से मिलने आए और अखबारों में छपा कि नई बातें चर्चा हुई। अब हम अगर उसकी सही असलियत बताएंगे तो फिर हमको ये कह दिया जाएगा, अरे ये तो प्रोग्रेसिव नहीं है, इनकी तो पुरानी सोच है। अगर हम ये कहेंगे कि तुम्हें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो वो कहेंगे तुम्हारी सोच पुरानी है, आजकल तो होमवर्क भी इसी पे आता है, पैसा भी इसी से ट्रांसफर होता है, आप जानकारी ले सकते हो दुनिया भर की, आप रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल चला लो, आप ये कर लो, आपको जो कुछ चाहिए वो यहां पर मिल जाएगा, तुम्हारी सोच जो है वो अच्छी नहीं है। अब इससे कैसे लड़ा जाए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि वो एक कदम उठाते हैं और हम लोग उसके पीछे पीछे उसका विरोध करने चल पड़ते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या कह दिया जाता है कि ये तो प्रोग्रेसिव विरोधी हैं, ये तो सरकार विरोधी हैं, ये तो मतलब विरोधी हैं, ये किसी के भी विरोधी कहने का मतलब। अब जो बात मैंने शुरू की थी जहां से, वो यही है कि यदि इंतजाम करना है अपनी पीढ़ियों को बचाने का तो वो बर्बाद होने से पहले कर सकते हो, उसके बाद नहीं। घर में नशा घुसने से पहले अपने बच्चे को नशे से बचा सकते हो। अगर एक बार उसने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया नशे का, फिर आप उसको नहीं बचा सकते, फिर उसको नशा मुक्ति केंद्र ही छोड़ना पड़ेगा। यदि एक बार एडिक्शन हो गई किसी चीज की, उसके बाद उससे मुक्ति पाना लगभग असंभव है। अब इस चीज से बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमको बचना है। क्योंकि यदि वो जानकारी नहीं होगी तो हमें बचना किससे है? दुश्मन सामने खड़ा होगा, हमको मालूम ही नहीं होगा कि ये दुश्मन है और हम उसको गले लगा रहे होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा वो बातें बताऊंगा जो एक कॉमन सेंस भी अगर किसी की हो तो उसको समझ में आ जाए। भारत एक ऐसा देश है, या भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, एशिया का ये एरिया, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग सारी ऋतुएं और सारे जलवायु पाई जाती है, सभी तरह की। रेगिस्तान भी है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ नदियाँ भी हैं, समंदर भी है, यहाँ रेत भी है, यहाँ मिट्टी भी बढ़िया उपजाऊ है, यहाँ पर जंगल भी बहुत हैं, खनिज भी दुनिया भर के हैं और हवा भी शुद्ध है। तो एक्सट्रीम गर्मी भी हमको पड़ती है यहाँ पर, एक्सट्रीम सर्दी भी हमारे पास है, स्विट्जरलैंड भी हमारे यहाँ है, थार का भी हमारे यहाँ हाल है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब वनस्पतियां इतनी ज्यादा हैं कि बीमारियों का कोई नाम नहीं है। जिस क्षेत्र में जिस तरह की बीमारियां पैदा होती है वहीं पर वैसी ही वनस्पति उसके इलाज के लिए पैदा हो जाती है। दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक आधी जगह तो 9 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता। कुछ देश ऐसे हैं जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया है, स्वीडन हो गया, वहां 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। पूरा 6 महीने दिन ही रहेगा। अगर उनको सोना है तो घर का पर्दा और खिड़कियां इस तरह अरेंज करनी होती है कि रोशनी सूरज की 1% भी अंदर ना आ पाए, ताकि उनको रात का एहसास हो सके। रात होती नहीं है और 6 महीने तक रात ही रहती है। अब उन देशों को मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियां यहां मिलती है, और यहां पर देखते हैं कि यहां के लोग तो अपनी जमीन को मां कहते हैं। यहां के आदमी को अगर कहे कि तुम गांव छोड़कर उधर चले जाओ, तो मेरे हरियाणा की तो मुझे मालूम है, आपका नहीं पता अभी इतना मुझे, कि हमारे हरियाणा में जमीन बेच दी अगर किसी ने थोड़ी सी भी, तो वो ये कहा करते थे इसके परिवार पे बट्टा है, इसके परिवार पे कलंक लगा हुआ है, इसने जमीन बेची थी। वो जमीन को मां बोलते हैं। कुछ सालों पहले तक की बात बता रहा हूं। आज तो सबकी मां बैंक में गिरवी पड़ी है, जमीन आज सबकी गिरवी पड़ी है वहां पर भी। लेकिन
उन्होंने देखा कि इस देश के लोग जमीन को मां कहते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पशु के बिना रहते नहीं हैं, ये लोग कोई दवाई बाहर का केमिकल ही नहीं खाते हैं, ये प्रकृति के साथ इतने सामंजस्य के साथ रहते हैं कि ये लोग मतलब इनके पास दैव्य शक्ति है एक तरह से कि क्या सही है क्या गलत है इनको अपने आप मालूम होता है, क्योंकि जो आदमी प्रकृति के नजदीक रहता है उसको अपने आप समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे दादाजी जो थे ना, जब मेरे साथ कोई मेरा दोस्त आता था घर में तो मेरे दादाजी मुझे देखते ही कहते भाई ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा दादा आपने तो पहली बार देखा है इसको। वो बोलते ना इसके माँ बाप ऐसे होंगे, इसके पिताजी ऐसा काम करते होंगे और ये ऐसा परिवार का होगा। अब मैं फिर रात को बैठ के उससे चर्चा करता हूँ डिटेल में कि तेरे पहले, अब यारी दोस्ती में कौन पूछता है तेरे पिताजी क्या करते हैं क्या नहीं, और जब बात करता हूं तो वाकई में उसका बाप सट्टेबाज था जो मेरे दादाजी ने बताया था। तो मैंने कहा दादा से सुबह पूछा कि दादा आपको कैसे मालूम था कि उसका बाप सट्टेबाज है और वो इस तरह के खानदान से बिलोंग करता है। बोलता है लग जाता है पता। वो कैसे लगता है पता, वो बड़ा होने के बाद समझ में आया कि जो आदमी जितना कुदरत के साथ रहता है कुदरत उसको अपने आप ज्ञान देती है, उसको कोई ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, वो अमीर है कि गरीब है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो जब वो ये देखते हैं कि इस देश को गुलाम करना बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोगों को यहाँ की जमीन हथियाना बहुत मुश्किल है, यहाँ के खनिजों पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, तो प्लान किया जाता है कि इन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। पहले जो इस सभ्यता की सबसे मजबूत कड़ी है उन मजबूत कड़ियों को तोड़ा जाए। सबसे पहली मजबूत कड़ी, ये लोग पशुधन के बिना खेती नहीं करते हैं, इनके घर से पशु निकालना पड़ेगा, इनकी खेती के अंदर केमिकल डालने पड़ेंगे, इनको लगातार बीमार रखना पड़ेगा, इनका पारिवारिक संरचना इनका ढांचा खत्म करना पड़ेगा, इनके समाज को एक दूसरे से लड़ना सिखाना पड़ेगा। जहां 36 बिरादरियां एक गांव के अंदर रहे बिना गुजारा ही गांव पूरा ही नहीं माना जाता था। मुझे याद है कि जब किसी गांव के अंदर हम लोग गए हुए थे तो वहां बड़े बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे कि भाई गांव में कोई कुम्हार नहीं है, कुम्हार लेके आओ गांव में। तो गांव में कुम्हार लेके आओ, तो गांव में कुम्हार कहां से आएगा भाई? उस गांव में ना 3-4 परिवार है कुम्हारों के, उनको बोलो एक बार पूछ के आओ कि वो कुम्हार अगर एक परिवार यहाँ आता हो तो उनको जमीन भी देंगे, उनको रहने की जगह भी देंगे, उनको संरक्षण भी देंगे, पूरा सुनिश्चित करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गांव के 5 लोग जाते हैं वहां पर, वो उस गांव में पूछ कर आते हैं, वो लोग मना कर देते हैं तो वो किसी और गांव में जाकर पूछ कर आते हैं कि हमारे गांव में आ जाओ, हमारे गांव में कुम्हार अभी नहीं है, एक मतलब जाति एक वर्ण वहां नहीं है काम करने वाला, एक बिरादरी वहां नहीं है। तो वो गांव को पूरा ही तब मानते हैं जब हमारी पूरी बिरादरी हो जाती है। तो वो सामाजिक ताना बाना तोड़ना पड़ेगा। ये जिस चीज के भरोसे चल रहे हैं हजारों सालों से, उस भरोसे को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक इनके ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वाधीन और आत्मनिर्भर लोग हैं। इन लोगों को निर्भर बनाना पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर, और निर्भर बनाकर काबू करना बहुत आसान है। क्योंकि यदि आपका पेट किसी की काबू में है, यदि आपकी रोटी किसी के काबू में है, तो वो आपको बंदर की तरह नचा सकता है। भाई मदारी कैसे ट्रेंड करता है बंदर को? पहले 4 दिन भूखा रखता है, 4 दिन भूखा रखने के बाद फिर एक डंडी लेता है, अगर उल्टी तरफ जाता है तो डंडी ठोकता है, और अगर सही काम करता है तो एक बोटी पकड़ाता है, और जब फिर अगली बार सही काम करता है तो बोटी पकड़ाता है। तो बंदर को मालूम पड़ जाता है कि ये वाला काम करने से डंडी पड़ेगी, ये वाला काम करने से बोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी। तो वो चुपचाप वैसे ही चलता है डंडी के इशारे से, और उसके बाद में वो ट्रेंड बंदर हो जाता है। तो आपको भी अगर ट्रेंड करना है तो आपको एक बार भूखा रख दिया जाए, फिर आपको अनाज की लाइन में लगा दिया जाए, या आधार की लाइन में लगा दिया जाए, या बैंक की लाइन में लगा दिया जाए, या इंजेक्शन की लाइन में लगा दिया जाए, या टेस्टिंग की लाइन में लगा दिया जाए, और अगर इधर चलो तो जुर्माना लगा दिया जाए, मुंह खोलो तो जुर्माना लगा दिया जाए, और अगर ये करो तो आपको जीने दिया जाए। क्योंकि पेंशन नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल सकोगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगा पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे,
बाइक नहीं चला पाओगे, कार नहीं चला पाओगे, बस में नहीं जा पाओगे, रेल में नहीं चढ़ पाओगे, जहाज की टिकट नहीं बनेगी, स्कूल नहीं खोल पाओगे, फैक्ट्रियां नहीं खोल पाओगे, धर्म स्थान नहीं खोल पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, आप परिवारों से नहीं मिल पाओगे, आना जाना नहीं होगा, अनाज नहीं उगा पाओगे। यही तो था। समाज के हर तबके की रोटी को काबू किया और उसके बाद बंदर की तरह मदारी के जैसे नचाया, टेस्टिंग किया। अभी टेस्टिंग चल रही है कि कौन से समाज के लोगों ने कितना विरोध किया, कौन कौन लोग थे जो विरोध करने वाले थे, कैसे इन्होंने आपस में जुगाड़ देखा। अगर आज से 50 साल पहले चले जाओ, 1980-90 के दशक में, अगर आप 30-40 साल पहले भी चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि बैंक का मैनेजर किसान के घर आता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और बोलता है, मेरे बैंक में पैसे जमा कर लो प्लीज। उसकी घरवाली सोने चांदी के आभूषणों से लदी पड़ी है, उसकी मां सोने चांदी के आभूषण ही आभूषण है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई बेरोजगार नहीं है, सबको काम है, समाज के हर हाथ को काम है। और बैंक मैनेजर लाइन में लग करके हाथ जोड़कर कह रहा है, मेरे बैंक में अपना पैसा जमा कर लो ना। जिस गांव में बैंक में पैसा जमा करने से मना कर देते हैं, उस बैंक में प्रायोजित चोरी करवाई जाती है, अखबार में छापा जाता है कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। फिर गांव के लोग अपना सोना चांदी लॉकरों में और बैंकों में जमा कराना शुरू करते हैं। पूरा का पूरा गांव जिसका पैसा वहां बैंकों में जमा होता था, आज उसी घर की औरतों के सोने चांदी के जेवर अगर बचे होंगे तो बैंकों में गोल्ड लोन के नाम पर पड़े हैं। जो किसान पहले पैसा जमा करता था, जिसके ऊपर भरपूर अनाज होता था, आज उसके खेत के अंदर केमिकल ही केमिकल है और बैंकों में पैसा जमा नहीं है, उल्टा बैंकों ने उससे लेना है। उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, उसकी जितनी जमीन है वो गिरवी पड़ी है, उसका ट्रैक्टर लोन पर है, उसके पशुधन लोन पर है, उसका कार लोन पर है, उसकी मोटरसाइकिल लोन पर है, उसका सोना भी पे भी लोन ले रखा है, जमीन पर भी लोन ले रखा है, घर पर भी लोन ले रखा है, वो पूरा का पूरा लोन पर है। और मेरे जैसा नौजवान कोई होता है तो उसने तो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है, उसका तो कुर्ता पजामा भी लोन पर है। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिया जाता है, उसके जूते भी लोन पर है, उसका मोबाइल भी लोन पर है, उसकी घड़ी भी लोन पर है, उसका सब कुछ लोन पर है। वो देश जो धन धान्य से भरपूर हुआ करता था, वो देश जो कभी पूरी दुनिया की जीडीपी का 25-26% हुआ करता था, वो देश आज कंगाल हो गया है। उस देश के लोग आज अपने पड़ोसी को देखकर बात नहीं करते हैं, उस देश के लोग आज अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं हैं, परिवार में प्रेम नहीं है, खेत में अनाज नहीं है, बल्कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और यूरिया डीएपी के नाम का जहर ही जहर बेच रहा है। दूध के नाम पर टीके लगे हुई डंगरों वाला दूध हम पी रहे हैं, पैकेट वाला प्रिजर्वेटिव वाला आटा खा रहे हैं, जीएमओ वाले हम नमकीन खा रहे हैं और पूरा समाज तहस-नहस हुआ पड़ा है। अब दो रास्ते हैं, या तो इस बात को रोते रहो, पुरानी सभ्यता को उठाकर गर्व करते रहो, या फिर बैठकर समाज के बुद्धिजीवी लोग, थोड़े कार्यशील लोग योजना बनाएं और इसके ऊपर दृढ़ता से कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ियों को यह मालूम रहे कि इस पीढ़ी ने थोड़ा संघर्ष किया हमको बचाने के लिए। वरना मुझे यह मालूम है, मीडिया का जिस तरह से कुप्रचार चल रहा है, दुष्प्रचार चल रहा है, इसके हिसाब से ये आखिरी पीढ़ी होगी लड़ने वाली। हमने किसान आंदोलन में देखा, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने लड़ाई लड़ी, केवल किसानों ने लड़ी, दुकानदारों ने नहीं लड़ी। हमने बहुत समझाया, बहुत समझाया, गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन में 13 महीने पड़े रहे हम लोग बॉर्डर पर। गांव में जाते, दुकानदारों से बात करते, अरे इसका कानून का दूसरा पहलू पढ़, दूसरा कानून पढ़ तो लो इन तीनों में से। इसमें लिखा हुआ है कि किसान स्टॉक नहीं रख सकता घर में, लेकिन प्राइवेट कंपनी रख सकती है।
इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी एक साल में अपनी कीमत, अपने अनाज की कीमतों का दुगना 1.5 गुना कर सकती है। तो किसान से 20 रुपए किलो लेते ही अगले ही दिन 30 रुपए किलो बेच सकती है कंपनी, इसमें लिखा हुआ है कानून में। और जैसे ही एक साल बीत जाएगा 30 का फिर 45 रुपए किलो बेच सकते हैं, यानी कि मात्र 5 साल में आपके आटे की कीमत 10 गुना हो जाएगी। दुकानदार कैसे सरवाइव करेगा? अगर किसान नहीं बचेगा, उसका दुकानदार का कहा कौन है कि दुकानदार का कस्टमर कौन है? किसान ही तो है। जिस देश में 60 से 70% आबादी किसानों की हो, तो दुकानदार का कस्टमर भी किसान है, स्कूल में पढ़ने वाले मालिक का कस्टमर भी किसान है, या और दुनिया के जितने व्यापार हैं उन सारे व्यापारियों का कस्टमर किसान ही तो है। यहां अगर आपके इलाके में अगर हीरे जवाहरात और सोने की खेती होती हो तो इनका भी तो कस्टमर किसान ही है। खेती जान के बोल रहा हूं, व्यापार नहीं। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि यदि जमीन चली गई देश के पास से, देश के किसान के पास से, तो कुछ बचने वाला नहीं है। और अगला नंबर जमीन का है। हाँ, वो हाईलाइट बता रहे हैं अभी, हैं? गोल्ड पे? हाँ, जमीन से पहले गोल्ड का नंबर आएगा। ये जो है, आप एक चीज समझिए, मतलब आपको ये तो मालूम ही होगा ना कि असली पूंजी दो ही है, एक जमीन और एक सोना, धातु। अगर ये किसी के पास नहीं तो फिर कुछ नहीं, बाकी तो सब हवा में है। बाकी का तो अक्षय संभव है, बाकी तो लगातार आपको कुछ नहीं देने वाला है। बाकी तो सारे अडानी है, बाकी तो सारी शेयर मार्केट है, उसको जब मर्जी नीचे कर लो। जब वॉल स्ट्रीट से चलती है, एक बटन दबाना है, एक अफवाह फैलानी है, एक खबर देनी है, एक रिपोर्ट देनी है, जिसको मर्जी जितना मर्जी डुबो लो। देखिए, असल में सोने को ही हथियाना इनका पहला टारगेट था। जमीन तो बाद में इनके दिमाग में आई। इन्होंने देखा कि इस देश के पास सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी है, धातुओं की भरमार है, हर चीज में धातु है या लकड़ी है और दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई सिंथेसाइज्ड मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा आइटम नहीं है जो केमिकली बनाया गया हो, सब प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। तो या तो वो चीजें अक्षय हो जा करके दोबारा से मिट्टी में मिल जाती हैं, या फिर हमारे पास में वो सोने चांदी और धातु के रूप में अवेलेबल है। इसके लिए ये लोग मुद्रा लेकर के आए। मुद्रा के स्पेशलिस्ट हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इसके ऊपर कितना बोल पाएंगे ये तो समय की सीमा बताएगी, लेकिन और इस पूरे मुद्दे को, इस सोने वाले पॉइंट को मैं समझता हूं कि इनसे ज़्यादा बेटर और कोई नहीं क्लियर कर पाएगा कि ये सोना हमारा जाने वाला कैसे है। मैं समझता हूं इसको इन्हीं के लिए छोड़ देते हैं, ये आपको ये बता देंगे। मैं आपको थोड़ा ज़मीन के लिए बता देता हूँ, सोने मतलब बाकी चीज़ों के लिए बता देता हूँ कि समाज के चारों तबके किस तरह से बर्बाद होने वाले हैं, चारों पांचों या जितने भी तबके हैं, और आपके बच्चों के लिए क्या खतरा है, हमारे बच्चों के लिए क्या खतरा है। क्योंकि अगर इससे बचना है तो एक ही तरीका है कि इनके आने से पहले अपने बच्चों को बचाने की व्यवस्था कर लें। क्यों जी? अगर बाद में रोते रहे तो रोते रहे। भाई देखो, जैसे अभी बीमारी लाए, बाद में पता चला कि ये सब तो हवा में ही था। जो चीज हवा में थी उसके नाम पर केमिकल शरीरों में डाल दिए, 2-2 इंजेक्शन डाल दिए। अब लोग बीमार पड़ रहे हैं लगातार, अब हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अब ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, अब परिवार के परिवार सटक रहे हैं। अब क्या? अब तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता ना। अब तो जो शरीर डिटॉक्स किया जा सकता है वो डिटॉक्स कर लिया जाए, जो नहीं किया जा सकता वो भुगते। जिसका डीएनए चेंज हो गया उसकी पूरी पीढ़ी चेंज हो गई। डीएनए क्या करता है? आपके डीएनए में आपके पुरखे, उनके पुरखे, जब जहां से आपकी ब्लड लाइन स्टार्ट हुई है वहां से लेके आज तक
आपके पुरखों ने क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा, क्या सुना, सब कुछ उस डीएनए में कोडिंग होकर के सेव रहता है। जैसे आपके हार्ड डिस्क के अंदर सारा डेटा होता है। तो जब भी उस डीएनए को उस चीज का एक्सपोजर दिया जाएगा, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा वो वाला हिस्सा। तो आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि आपको जीना कैसे है। जैसे जब हम कहते हैं ना, अरे इतनी सारी चीजें खराब हो गई हैं तो इससे बचे कैसे, अरे भाई तुम्हारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तुमको केवल उस पर गर्व करके काम करना शुरू करना है। तुम देखना तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिक निकल आएगा वो, क्योंकि वो कुदरत ने ऑटोमेटिक इंतजाम करके रखा हुआ है। और ये बात उन लोगों को भी मालूम है जो पश्चिम में बैठे हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि ये तब तक इन लोगों पर काबू नहीं किया जा सकता जब तक इनका डीएनए ना चेंज कर दिया जाए। डीएनए बदला, आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म। उसके बाद अगली पीढ़ी जैसी वो चाहेंगे वो आए। आपको पता है ना, आजकल मां की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, बाप की भी जरूरत नहीं है, केवल आपका डीएनए चाहिए। वो डीएनए आपका बाल से भी मिल जाए, वो डीएनए आपका खून की एक बूंद मिल जाए, आपका नाखून मिल जाए, आपकी स्किन मिल जाए, आपके शरीर का कोई हिस्सा मिल जाए, छोटा सा टुकड़ा, बस उससे आपका डीएनए मिल जाएगा। और उधर से मां का डीएनए बच्चा अपने आप पैदा कर लेंगे। लैब में पॉसिबल है, इट इज प्रैक्टिकल, हो रहा है। हाँ, और ये जो आपको टेस्टिंग किया था ना नाक में डाल करके जो स्वैब, ये आपका डीएनए कलेक्शन ही था। डीएनए के लिए बकायदा कानून बन रहा है, मालूम है आपको? डीएनए बैंकिंग बन रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंतर्गत पुलिस जबरदस्ती आपका डीएनए ले सकती है, जो कि दुनिया का सबसे प्राइवेट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है आपकी, जो आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं लेनी चाहिए, किसी को लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसका कानून बनने जा रहा है। पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसका कानून बनने जा रहा है। बीज अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर पाएगा किसान, इसका कानून बनने जा रहा है। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। तुम्हारी सारी जमीन, मकान, कार, गाड़ी, सब कुछ खत्म होने जा रही है। कैसे? जमीन सारी लोन पर है, मकान सारे लोन पर है, गाड़ियां सारी लोन पर है। गाड़ियों के लिए इंतजाम कर दिया कि 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अब दोबारा से नहीं होगा, यानी उसको कबाड़ मान लेगी सरकार। कभी भी आपके घर से जब्त करके वो उसको कबाड़ बना देगी। ओके जी, डन। फिर इस्तेमाल करने के लिए क्या है? देखो, या तो आप मेट्रो में जाइए, या मेट्रो कहां से संचालित है? वहीं कंप्यूटर से। जो चीज कंप्यूटर और इंटरनेट से संचालित है, उस चीज का इंटरफेस किसके पास है? बिल गेट्स के पास। उसका डेटा किसके पास है? बिल गेट्स के पास। बीमारी के दौर में पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड अगर कोई हिस्सा रहा है तो वो मेट्रो और एयरपोर्ट रहे हैं। आज भी सबसे ज्यादा मास्क लगाने वाले लोग मेट्रो और एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, या पढ़ी लिखी जगह पर मिलेंगे, जहां पर पैसा ज्यादा है, पैसे वाली जगह पर, जहां सुविधा ज्यादा है, चिकनी जगह ज्यादा है। जहां जितना चिकना फर्श होगा जिस बिल्डिंग का, चाहे वो अस्पताल हो चाहे मॉल हो, वहीं पर सबसे ज्यादा मास्क लगाने वाले मिलेंगे। अब पूरा वहां से चला, या फिर ट्राम चलेगी, या फिर आपकी प्राइवेट बसेस चलेंगी जो कि सेंट्रली वहीं से कंट्रोल्ड होंगे। गाड़ी आपके पास पेट्रोल डीजल वाली कबाड़ हो गई तो आपको चॉइस दिया जाएगा कि अब आप या तो नई गाड़ी लेंगे या फिर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हर नई गाड़ी में सन 2021 के बाद हर नई गाड़ी में 2 चीजें कंपलसरी है। पहली, जीपीएस 24 आवर। शुरू में आपको जीपीएस एक्टिव रखने के लिए सिम कार्ड की जरूरत पड़ती थी गाड़ी में, अब सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एनेबल्ड आती है। नंबर 2, किल स्विच। किल स्विच मतलब आप सड़क पे चल रहे हो, चलते चलते कंपनी वहां से बटन दबाएगी और आपकी गाड़ी वहीं रोड पर जाम। उसमें बहाना क्या कर रहे हैं कि आपको सेफ्टी के लिए, या चोरी ना हो जाए, या
कोई और आदमी आपको उसका गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए किल स्विच दे रहे हैं। और आपको बताएंगे आपके मोबाइल पर उसका कंट्रोल है, समझ रहे हैं? आपके मोबाइल पर कंट्रोल है। अरे जहां आपके मोबाइल पर कंट्रोल है तो मोबाइल पर किसका कंट्रोल है, यह बताने की क्या जरूरत है किसी को? तो गाड़ी उनके कंट्रोल में हो गई, यानी आपका आना जाना उनके कंट्रोल में। आपकी जीवन की सारी चीजें लोन पर हैं। अब यह लोन चुकता नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक होता है असली रुपया, एक होता है हवा का रुपया, जिसको ब्याज का रुपया बोलते हैं। आप में से अगर किसी ने कभी जीवन में फाइनेंस का काम किया हो, गाड़ी फाइनेंस करने का या फिर पर्सनल फाइनेंस करने का काम किया हो, तो उस फाइनेंस करने वाले को मालूम होता है 1 लाख रुपए से हम 10 लाख का लेजर तैयार कर सकते हैं। 1 लाख रुपया बांट दिया मार्केट में, अगले दिन जो किस्त आई उसी को फिर से ब्याज पर दे दिया, अगले दिन जो आई उसको ब्याज पर दे दिया। तो वो इस तरह से बढ़ता है चक्रवृद्धि तरीके से कि आपका पैसा साल भर में 1 लाख का 5 लाख 3 लाख की तरह कब हुआ कुछ नहीं पता चलता। असल में तो मार्केट में वो 1 ही लाख है ना, तो जो बाकी हवा का पैसा है वो कहां से आएगा? वो छपा नहीं, वो है नहीं। तो आज इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1:9 का अनुपात है इस टाइम। 1 रुपया अगर असली है तो 9 रुपए हवा के हैं। यानी आज अगर बैंक ये कह दे कि आपको अपना पैसा जमा कराना है सारा का सारा, तो 90% आबादी अपना लोन चुकता नहीं कर पाएगी। तो उसका जो भी गिरवी रखा पड़ा है वो सारा का सारा उनका, किसका? किसका? बैंक का। और बैंक अगर अडानी का हुआ तो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना, बैंक के इतने शेयर अंबानी को, इतने शेयर अडानी को। अगर बैंक अडानी का, अगर सारी प्रॉपर्टी सारी चीजें अगर बैंक की हो गई, तो बैंक अगर अडानी का हो गया तो किसके हो गए? और अडानी किसका? वॉल स्ट्रीट वालों का। नहीं समझे? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाहर से जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कंपनियों में, वही मालिक है ना अडानी का। तो यानी कि अंग्रेज अपने देश में आए बिना, यहां कदम रखे बिना हमको टोटली कंट्रोल। फिर आप जीवन का कोई कदम उठाओ, पैंट खरीदो तो ब्रांडेड कंपनी के पास जा रहा है, शर्ट खरीदो तो उधर जा रहा है, टूथपेस्ट खरीदो तो जा रहा है, ब्रश खरीदो तो जा रहा है, साबुन खरीदो तो जा रहा है, लैट्रिन का मग्गा खरीदो तो जा रहा है प्लास्टिक में, चाहे आप फ्लश यूज करो तो उनके पास पैसा जा रहा है, आप गाड़ी चलाओ तो उनके पास पैसा जा रहा है। आप जीवन का कुछ भी काम करोगे सारा पैसा उधर जा रहा है। यानी आपके घर में ऐसी सुरंग बना रखी है, ऐसी पाइप बिछा रखी है कि आप कदम रखते हो और उनको पैसा जाता है। तो आप धीरे 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 खोखले होते चले जा रहे। तो आपकी जमीन भी गई, आपकी गाड़ी भी गई, अब लाइट भी प्राइवेटाइज हो गई, पानी भी प्राइवेटाइज हो गया। क्यों जी? बच्चे भी नौकरी करने या विदेश जा रहे हैं या प्राइवेट कंपनियों के पास जा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट भी प्राइवेट हो रहे हैं। कुछ बचा है अपने पास? नथिंग एट ऑल। नथिंग मतलब नथिंग। है कि मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा रुपया, प्रॉपर्टी और धंधा, इसका जो वहम है उस वहम को अभी वर्मा जी आपका निकाल देंगे थोड़ी सी देर, 15 मिनट में, कि हमारा पैसा कहां जाने वाला है और क्या होने वाला है। लेकिन मैं केवल इतना बताऊंगा, दुकानदार को खत्म करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन तैयार बैठी है। फ्लिपकार्ट और अमेजन को 1 लाख करोड़ का छूट मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो चीज 1500 में बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट उसको 1000 में बेच सकती है, क्योंकि उसको इतना पैसे का प्रॉफिट पहले ही मिल चुका है। तो आपको जब दुकानदार के ग्राहक को जब यह पता चल जाएगा कि उसने 10 चीजें ऑनलाइन खरीदी थी, 10 की 10 ऑनलाइन सस्ती मिली थी, तो यह दुकानदार लुटेरा है। यह वो खुद बताएगा, चल चल के अपने आप बताएगा, ये तो लूटते हैं, ये तो लुटेरा, ऑनलाइन कितना सस्ता मिलता, घर आके दे के जाते। अब तो मोटरसाइकिल का तेल भी नहीं फूकना पड़ता दुकान तक जाने के लिए। आपके हर रेहड़ी पटरी वाले का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर आपको ना पता हो तो। उसको एक कार्ड इश्यू हो चुका है। उसका पर्पस क्या है
वो रेहड़ी पटरी वाले को आने वाले वक्त में अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, जियो के साथ टाई अप करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको अपने दुकान का मार्ट पे लेनी पड़ेगी अपनी दुकान, अगर आप किराने की दुकान खोल रखी है तो। किराने की दुकान के लिए आएगा कि आप इस पे ऑनलाइन हो जाओ रजिस्टर, वो कहेगा नहीं मैं नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन तो नुकसान करता है वो। उसके बाद क्या करेगा, आपका कस्टमर, क्योंकि आपके कस्टमर का सारा डेटा कंपनियों के पास है, आपके आधार कार्ड के जरिए, आपके वोटर कार्ड के जरिए, आपका बूथ, कौन से बूथ पर कितने कस्टमर है उनको सब मालूम है, A to Z। आपके मोबाइल पर क्या आएगा वो लोग डिसाइड करते हैं, आपके फेसबुक पर क्या आएगा, आपके पास कौन सी ऐड आएगी। तो आपको अगर चीनी खरीदनी है ना, अगर मान लो आप घर में बैठे हो, एलेक्सा किसी के घर में होगा, अगर गाड़ी में किसी के अगर एलेक्सा होगा, तो जैसे ही बात बोलते बोलते मैं कहूंगा कि वर्मा जी वहां पर ना एक एलेक्सा आई थी, एलेक्सा फटाफट बोलेगी हाँ जी बताइए क्या गाना चलाना है, क्या करना है। मतलब वो सिर्फ शब्द बोलिए, एलेक्सा उसी टाइम बोलेगी आपको क्या करना है। मुंह से निकल जाए ना शब्द गलती से तो वो उसी टाइम बोल दिया। इसका मतलब वो 24 घंटे सुन रही थी आपको, और अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो वो 24 घंटे डाटा भेज रही है आपका। तो अगर आपकी बीवी आपको कह रही है अरे भैया चीनी लेकर आनी थी आपने, तो जैसे ही आप अगली बार मोबाइल उठा करके, हर 15 मिनट में मोबाइल उठाने की आदत है ही है, फटाक से मोबाइल खोला, देखा चीनी 40 रुपए किलो, अरे बीवी ने बोला था यार चीनी लेनी है, क्लिक करके देखता हूं, पास के दुकानदार से फोन करके पूछता हूं, दुकानदार बोलता चीनी कितने की है, बोला 45 रुपए, ऑनलाइन 40 की आ रही है, फ्री में डिलीवरी होगी, ले 40 ले चीनी कर दी ऑर्डर, घर आ जाएगी, कल शाम तक चीनी पहुंच जाएगी। दुकानदार वेट कर रहा है, पता लगता है कि जो आपने ऑनलाइन किया था वही दुकानदार घर दे के जा रहा जो 45 रुपए किलो दे रहा था। समझ रहे हो, ऑनलाइन आपने 40 रुपए पे किए, दुकानदार को उसका प्रॉफिट मिलेगा, उस दुकानदार से लेने जाओगे तो वही प्रॉफिट 45 में मिलता है उसको, और ऑनलाइन जा रहा तो वही प्रॉफिट उसको 40, उससे थोड़ा कम मिलता है। तो यानी कि वही दुकानदार जब आप कैश लेकर जाओगे तो 45 की देगा, और ऑनलाइन खरीदोगे तो 40 की देगा। आप गाड़ी में टोल टैक्स दोगे, अगर आप फास्ट टैग से ऑनलाइन दोगे तो 45 रुपए कटेंगे, अगर आप कैश दोगे तो 90 रुपए कटेंगे, डबल। आपके पैसे की, मैन्युअली काम करने की वैल्यू आधी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट काम करने जा रहे हो, बाकी डॉक्यूमेंट दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, घर का बिजली का बिल, अपना वोटर कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट दोगे तो आपका काम होगा 1 हफ्ते में। अगर आप आधार कार्ड दोगे तो आपका काम होगा 5 मिनट में, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, समय ऊर्जा बचाने के लिए फिर आप कहोगे दे देते, क्या फर्क पड़ता है। आपको ये नहीं पता आपका हर बार आधार कार्ड देना आपको गुलामी के और नजदीक पर भेज रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके जीवन का सारा डेटा है। उसी में आपकी फैमिली आईडी है, सारे परिवार का डेटा, उसी में आपका प्रॉपर्टी के कागज हैं, उसी में आपके दुकान के कागज हैं, उसी में आपके गाड़ी के कागज हैं, उसी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी के साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच है, उसी के साथ आपका राशन कार्ड अटैच है, उसी के साथ आपका पासपोर्ट अटैच है, उसी के साथ बिजली का बिल अटैच है, उसी के साथ पानी का बिल अटैच है, उसी के साथ आपका ITR अटैच है, उसी के साथ आपका गैस का कनेक्शन अटैच है। यानी कि यदि आपको रोटी फिर से काबू करनी हो तो अब उनको केवल आधार कार्ड इनएक्टिव करना है, उसके साथ जुड़ी हुई सारी सर्विस ऑन द स्पॉट इनएक्टिव। फिर कहोगे भैया जी मुझे खाना चाहिए, पहले तीसरी लेके आ, तीसरी का सर्टिफिकेट दिखा ना। 2 ही लेने पर रुक गए ना अभी तो दुनिया, क्या नहीं जी, तीसरी डोज नहीं ले रहे ना अभी, हाँ तीसरी लेके आ। बोलोगे नहीं जी तीसरी तो नहीं लेनी, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ये बंद ही रहेगा। रोटी खानी है तो मानना पड़ेगा। अब बताइए आपके पास ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार आपको हर कदम ये कह रही है आधार दो और लोन लो, लोन लो और आधार दो। 20 लाख करोड़ की सहायता कोरोना में, हाँ लोन था 20 लाख करोड़। सहायता नहीं दी थी, ध्यान हो तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने देश के लोगों को कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की सहायता नहीं दी थी, 20 लाख करोड़ का लोन दिया था।
विदेशी मुल्कों से सहायता लेकर नहीं आया है, यूनाइटेड नेशन से लोन लेकर आया है। 54 लाख करोड़ का लोन होता था 2014 में हमारे देश के ऊपर, आज 115 लाख करोड़ का लोन हो चुका है, 155 लाख। जीडीपी का 95%। नहीं जी नहीं, 105% हो चुका है, 115। जीडीपी का 115% लोन है। यानी अगर आज हम लोन चुकता करने लगे, अपनी सारी कमाई सरकार को देने लगे, तो हमारी 2-3 पीढ़ियां जो हैं वो लोन चुकता करने में जाएंगी, बाकी रोटी पानी तो अलग है। द पॉइंट इज, करना क्या है? ठीक है, ये तो कर रहे हैं, इनका तो काम है काबू करना, इनको तो राजनीति करनी है, इनको तो कंट्रोल करना है, ये तो सब करेंगे। तो करना क्या है? करने का एक ही तरीका है, विरोध करने से काम नहीं चलेगा, किसी को गालियां देने से काम नहीं चलेगा, ग्रुपबाजी करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे दूसरे का विरोध करना, किसी और का विरोध करना, उससे काम नहीं चलेगा। केवल एक ही तरीका है, अपनी व्यवस्था खुद से खड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस मौजूदा सरकार को अगर बिठाया गया था तो इससे पहले वाली सरकार से दुखी होकर बिठाया गया था, है ना? पहले वाली से दुखी होकर के बिठाया था हमने, और ये उससे भी ज्यादा दुखी कर रही है, तो अगले वाली इससे ज्यादा दुखी नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? अगले वाली इससे ज्यादा दुखी नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते साहब। ये लोग केवल वो करेंगे जो उधर से आदेश आएगा। जो लोग वॉल स्ट्रीट में बैठे हैं, जो लोग ईवीएम कंट्रोल करते हैं, जो लोग पैसा कंट्रोल करते हैं, जो लोग यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस को फंड करते हैं, जो वहां से आदेश आएगा सरकार में बैठे आदमी को मानना पड़ेगा। तो इस अब जो जिम्मेदारी बन जाती है वो आम जनता की बन जाती है, क्योंकि ये आदमी नहीं है जिनसे लड़ाई है, ये व्यक्ति नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, ये व्यवस्था है जिसके साथ लड़ाई है। और व्यवस्था से लड़ने का काम केवल व्यवस्था कर सकती है, व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अपने पानी का इंतजाम खुद करना, अपनी जमीन को बचाने का इंतजाम खुद करना, अपनी रोटी को बचाने का इंतजाम खुद करना, अगली पीढ़ी की शिक्षा देने का इंतजाम खुद करना। कोई झगड़ा हो जाए, अन्यायपूर्ण कुछ चल रहा हो तो उस पर न्याय करने का काम अपना करना, और अपने आराधना करने का, पैसे का, अपने विनिमय का, अपनी मुद्रा का इंतजाम खुद करना। हमको बिल्कुल अपने आप अपनी योजना बनानी पड़ेगी, जिसको हम लोग हरियाणा में बोलते हैं कि जनता ही सरकार है। सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म। हमको तुम्हारे किसान वाले 2000 नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे बुढ़ापा पेंशन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे अनुदान नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ एक चीज कान खोलकर सुन लो कि जिंदगी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, गांव मेरा है, इसका समाधान हम करेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना दबाओ यहां से। तुम केवल एक काम देखो कि देश दुनिया के साथ कैसे लड़ना है। ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, यूक्रेन रशिया का युद्ध, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, ड्रामा नहीं चाहिए। अगर दुश्मन है तो मारो दे करके हम लोग आते हैं साथ में, और नहीं तो रोज रोज इसके नाम पर हम लोगों को काबू करने की जरूरत नहीं है। बीमारियों का इलाज है, मैं बीमार हुआ हूं, मुझे कैसे इलाज कराना है, मेरी सिरदर्दी है। इसके नाम पर जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। यह अपने को ऐलान करना पड़ेगा ना, नहीं तो कल को घुस जाएंगे। हमारी बहू बेटियों को भी तो उठा के ले जा सकते हैं, जैसे आज उठाकर ले गए थे पिछली बार। क्यों जी? शायद आपको मालूम नहीं है, पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है। पहले 1 साल पहले आने वाली थी जब मैं गिरफ्तार हुआ था। मालूम है आपको लोगों को मैं गिरफ्तार हुआ था? नहीं पता है? आपको जानते ही नहीं। अच्छा, जब 29 दिसंबर 2021 को हमारे गृह मंत्री अनिल विज ने यह ऐलान किया कि कल से 3 तारीख से 3 जनवरी 2022 से कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। घरों में भी डबल वो मास्क लगाना पड़ेगा।
2 लगवाई हुई का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो मार्केट में नहीं जाने दिया जाएगा, मंडी में नहीं जाने दिया जाएगा, दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा। यह ऐलान किया 27 तारीख को। हमारे नरवाना में एक बच्चे की डेथ हो गई लगवाने के बाद 4 घंटे में ही। तो वहां पर उसके बाप ने रोड जाम कर दिया, हम लोग भी वहां पहुंच गए। बड़ा मन में दुख था। उससे पहले 2-3 साल पहले लोगों को समझा रहे थे मत लगवाना मत लगवाना मत लगवाना, बहुत खतरनाक चीज़ है, बट नहीं कोई माना तो हमने कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन तो इंतहा हो गई, तो हमने वहां से ऐलान किया कि अनिल विज साहब, तुम 3 तारीख को ये इंस्ट्रक्शंस दोबारा से लागू करोगे और हम इन इंस्ट्रक्शंस को तोड़ेंगे, और अगर बस हुआ तो हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे पैदल अकेले, बिना मुंह ढके, बिना कोई सर्टिफिकेट लिए, और तुमको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम ड्रामा कर रहे हो। हमने ये ऐलान किया वीडियो बना करके। सीआईडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम किसी काम से मार्केट में गए हुए थे। एक लड़की थी दुकान पर काम करने वाली, एयरटेल की कंपनी की। उस पर मैं बिल जमा कराने गया तो मैंने बोला ये आपके चेहरे, उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था। तो मैंने बोला ये जो मुंह ढक रखा है आपने पूरा का पूरा, इसकी वजह से एलर्जी हुई है? बोली पता नहीं सर, या तो वैस्किन की वजह से हुई या फिर ये मुंह ढकने की वजह से, लेकिन एलर्जी तभी से है जब से ये सब हुआ है। तो मैंने कहा फिर ये उतार दो आप इसको। वो बोली जी चालान काटने आ जाते हैं, दुकान में घुसकर चालान काटते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, आज मैं चंडीगढ़ ही हूँ, वैसे मैं पूरा हरियाणा में घूमता होता था, उस दिन मैं चंडीगढ़ आया था। मैंने कहा आज मैं चंडीगढ़ हूँ, आज अगर कोई आता है मेरे को खोल कर देना, मैं तुम्हारी दुकान से जस्ट 500 मीटर दूर हूँ और विद इन 3 मिनट आ जाऊंगा, जो भी काम कर रहा हूँ मैं छोड़ के आ जाऊंगा। तो मैं वहां से घर गया तो शाम को 5-1 बजे 6 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया अननोन नंबर का। मैंने उठाया तो बोला कि जी सर, मैं वो बोल रही हूँ अभी आप आए थे एयरटेल से और वो आए हुए हैं चालान काटने वाले, मैंने तो नहीं लगाया आपके कहने से। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, फिर 5 मिनट रुको। मेरा इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पर, तो मैं दौड़ा गया वहाँ, वो लोगों से मैं उलझा। उन्होंने कहा फटाफट इसका चालान करो, निकालो 500 रुपये। कहे कि 500 रुपये? खुली हवा में सांस लेने का 500 रुपये लोगे तुम कौन होते हो? उसके बाद मैंने उनको बताया रिसर्च क्या कहती है, कानून क्या कहता है, तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उन पूरी वीडियो बनी वो, और उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने एक ही चीज़ ऐलान की, तुम गोली मारो, तुम गिरफ्तार करो, तुम जो मर्जी करो, हम अपना मुंह नहीं ढकेंगे, हम अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज़ाद रहेंगे। तुम हमको जेल में डाल सकते हो, तुम हमको गोली मार सकते हो, डंडे मार सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल आदेश नहीं मानेंगे। तो मुझे जेल हो गई, मैं 3 दिन जेल में रहा। 3 दिन में पूरा हरियाणा जाम हो गया, 3 दिन में पूरे देश में तहलका मच गया और डिबेट चल पड़ी कि क्या ये सच में सही है कि गलत है। वो डिबेट होना सरकार के लिए खतरा हो गया। तो मुझे तीसरे दिन उन्होंने बाहर कर दिया, और उसके बाद हमने ऐलान किया पूरे हरियाणा में कि अब हम जानबूझकर अपने स्कूल खोलेंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे, तुम्हारा कोई आदेश नहीं मानेंगे और तुम जो चाहो वो कर लो, अब यहां खड़े हैं। और हमने हरियाणा के हर जिले में जा करके लोगों को जगाना और जोड़ना शुरू किया, और हमने 1 हफ्ते में पूरे हरियाणा से सारे के सारे प्रतिबंध हटवा दिए, कुछ भी किए बिना, मतलब सिर्फ यही करके, बिना लड़े। और उसके बाद हमने अपनी स्कूल अपने बच्चों की मदद से खोलना शुरू कर दिए। जो शिक्षा मंत्री कह रहा था कि अगले 3-4 महीने स्कूल बंद रहेंगे, हमने ऐलान कर दिया हम अपना स्कूल अपने आप खोलेंगे, और हमने खोल भी दिए कुछ स्कूल। फिर उसके बाद धड़ाधड़ पहले हरियाणा खुल गया, फिर पंजाब खुल गया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुल गया। उसके बाद तो फिर उन्होंने फिर 24 जनवरी को तो फिर ये NDMC, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, NDM में ही हटा दिया, और फिर हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए। फिर ये तीसरी लगाने आए, बच्चों वाली लगाने आए, जब ये 12 से 14 को लगेंगे, अब हम फिर खड़े हो गए स्कूलों में। तो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पूरे बच्चों का 0 वैक्सीनेशन हुआ। उससे पूरे भारत में एक डिबेट चली। मतलब पहले सिर्फ एक ही वर्जन था
कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन फिर एक दूसरा वर्जन क्रिएट हुआ कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। फिर हमने उसका जवाब देना शुरू किया कि ये पूरा का पूरा आपको टोटली कंट्रोल और डिपेंडेंट करने का खेल है, क्योंकि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार कभी भी सरेंडर नहीं करोगे जब तक देश के ऊपर नेशनल इमरजेंसी ना आए। वो नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकती है? युद्ध, वो ये अपनी मर्जी से लाते हैं जब इनको जरूरत होती है। बाढ़ हार्प टेक्नोलॉजी से लाई जा सकती है। सूखा अपनी मर्जी से लाया जा सकता है। हीट वेव अब की बार आने वाली है, पहले बता रहा हूं, अब की बार हीट वेव से लोग मरने वाले हैं, योजनाबद्ध है, क्योंकि अब की बार आप बीमारी के नाम पर घरों में कैद नहीं होने वाले, तो आपको क्लाइमेट के नाम पर घरों में कैद करने वाले हैं। तुर्की का भूकंप भी पूरा प्लान्ड है, योजनाबद्ध है, इट्स नॉट नेचुरल। जो इधर अपने उत्तराखंड में जो भूकंप आया है, जो दरारें आई हैं, वो भी प्लान्ड है, समझे ना? कहने का मतलब क्या हुआ कि युद्ध हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कोई महामारी हो या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी हो, उसके बिना आप अपने अधिकार सरेंडर नहीं करते हो। तो अगर ये ऐसा कुछ लेकर आते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की होगी, देश के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना होगा बिना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए। इंसान होने के नाते जो मेरे अधिकार हैं उनका हनन किए बिना सरकार को करना होगा, ये आवाज अपने को उठानी पड़ेगी। तो अब अपना जो टारगेट है वो ये है कि अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर ये हमको अपने आप अपने कंट्रोल में लेने हैं, और दूसरा टारगेट है अपनी शिक्षा, अपना न्याय, अपना स्वास्थ्य, अपनी राजनीति, अपना धर्म पैसे से मुक्त करना है। शिक्षा अगर पैसे के अंदर घुसी रहेगी तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अगर पैसे के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो केवल अमीरों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। न्याय अगर पैसे से डिपेंडेंट रहेगा तो पुलिस वाला, वकील और जज केवल गरीब से लूटेगा, अमीर को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी तरीके से राजनीति में भी अगर पैसा रहेगा तो केवल अमीर ही राज करेंगे। तो न्याय प्रणाली और ये सब सारी चीज़ों के ऊपर अपने को पैसे से निकालना जरूरी है। अपनी व्यवस्था अपने हाथ में लेना जरूरी है, अपने लोगों को जगाना जरूरी है और इस संख्या को बढ़ाना जरूरी है। तो अपनी व्यवस्था वो लानी है कि जो हम चाहते हैं, हमको कैसी व्यवस्था चाहिए। तो इस जो हम बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से वो ऑलरेडी है अपने पास, वो थी नहीं है, उसको सिर्फ बैठ के चर्चा में शामिल करना है। यानी इस जगह से निकल करके पहले आपको अपने पड़ोस में बात करनी है, अपने लोगों से बात करनी है, और दूसरा उन लोगों को इकट्ठा करने का सिलसिला चालू करना है। वरना मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी चंडीगढ़ से यहां आने की ना, कि लोगों को बताने के बाद ही पता चलेगा। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है वो क्या देख रहे हैं। वो सिर्फ जैसे दुकानदार है, मान लो आपका गुजरात का व्यापारी है, वो केवल व्यापार में कितना नुकसान हो रहा है केवल उसको देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि तुम्हारे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, ये भी उसी चीज का हिस्सा है। तुम्हारा बच्चा गुस्सैल बन रहा है, नशेड़ी बन रहा है, उल्टे काम कर रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, उसके अंदर सारे गलत आते आ रही है, वो भी उसी चीज का हिस्सा है। वो जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ रहा है, अस्पतालों में सुविधा नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है, ये भी उसी चीज का हिस्सा है। पॉलिटिक्स के अंदर गुंडे तत्वों का ज्यादा भरमार है, निकम्मे लोगों का ज्यादा भरमार है, अच्छे लोगों की कमी होगी, ये भी उसी चीज का हिस्सा है। धर्म के ऊपर भी पूरी तरह से अंकुश लगाने की योजना बन रही है, हमारे धर्म स्थलों को भी पर्यटन स्थल बनाने की योजना चल रही है, ये भी उसी चीज का हिस्सा है कि व्यापार बना दो हर चीज को। रिश्ते को भी व्यापार बना दो, करवा चौथ को भी व्यापार बना दो, भाई बहन के प्यार को भी व्यापार बना दो, पितृत्व दिवस को भी व्यापार बना दो, हर चीज को व्यापार में कन्वर्ट कर दो और पैसा उनको दो। पैसा मतलब सोना, जमीन, ये दोनों चीजें अभी वर्मा जी आपके सामने रखेंगे। लेकिन है हाँ, शाम को आप आएंगे ना वहाँ पर। शाम को आज अपना कार्यक्रम है 8 से 10 का कि 8:30 से 9 रात को 9 बजे अपना कार्यक्रम है। उसमें कुछ पेरेंट्स जो कल आए थे उनके पेरेंटिंग के कुछ सवाल जवाब भी होंगे और इसके ऊपर हम लोग थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे। ये सिर्फ आपको आज केवल ये एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये बीजारोपण है बातचीत का,
इससे आगे अगर आप समझना चाहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को जगा करके आप वो मीटिंग्स का इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारी गुजरात में एक टीम है जो टीम उसको संभालती है, जो करती है कि भाई आपको जगाने के लिए आ जाएगी, सारे दस्तावेज दिखाने आ जाएगी और उसके बाद हम लोग आगे इस पे बचना कैसे है, इसको का अपनी व्यवस्था कैसे बनानी है, उस पर लगातार पूरे देश में चर्चा चल रही है। हर स्टेट के अंदर अपनी टीम मतलब किसी नाम से नहीं है, कोई पार्टी कोई संगठन नहीं है, अपने आप से टीम तैयार हो रही है। वो लोग जो अपनी व्यवस्था चाहते हैं, जो जागे हुए लोग हैं, उन लोगों का, तो आप लोग उसको तैयारी शुरू कीजिए और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी व्यवस्था की तरफ चलते जाएंगे। इतनी सी बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और व्यवस्था की लड़ाई क्रांतियों से, विरोध से नहीं लड़ी जाती, व्यवस्था से लड़ी जाती है। और हमारा सलूशन क्या है कि हमें कोई नई व्यवस्था बनानी नहीं है। हमारी जो व्यवस्था अनंत काल से हमारे तीर्थंकरों ने हमको दी है, उसको पुनः पहचानना है और उस पर वापस लौटना है। और हमारी परंपरा क्या है, बड़ी सिंपल है कि शिक्षा का व्यापार नहीं करेंगे, स्वास्थ्य का व्यापार नहीं करेंगे, जमीन का व्यापार नहीं करेंगे, पर्यावरण का व्यापार नहीं करेंगे, न्याय का व्यापार नहीं करेंगे। इन 5 व्यवस्थाओं में से पैसा निकाल दो, हमारी व्यवस्था हमारे हाथ में आ जाएगी। और षड्यंत्र क्या है, इन सब व्यवस्थाओं में पैसा डाल दो और पैसा अपने कंट्रोल में कर लो तो सारी व्यवस्था उनके कंट्रोल में चली जाएगी। ये इतनी सी बात है। तो ये जो युद्ध है, हमें अपने बच्चों को, क्योंकि 4 ही धन होते हैं, जमीन धन, स्वर्ण धन, स्त्री धन और संतान धन, ये चारों धन को बचाने के लिए हमें अपनी व्यवस्था में आना पड़ेगा। उनकी व्यवस्था में तो हम सब कब आएंगे। तो मित्रों, आप लोग सब लोगों ने ध्यान से सुना।